नमस्कार। हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के यूनिट फर्स्ट से, और यूनिट फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट। तो प्रकृति तथा प्राकृतिक वास, शैवालों के वास, यानी कि शैवाल कौन कौन सी जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने इसके मुख्य 3 पॉइंट पढ़े थे। पहला था जलीय, और दूसरा था स्थलीय, तथा तीसरा पॉइंट था आपका असाधारण प्राकृतिक वास। ठीक है, या प्राकृतिक वास वाले शैवाल। ठीक है, वास वाले शैवाल। जलीय शैवाल, स्थलीय शैवाल, इन दोनों पॉइंटों के बारे में हम पढ़ चुके थे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट था तीसरा असाधारण प्राकृतिक वास वाले शैवाल। इनके अंदर हम पढ़ रहे थे, तो इनके अंदर हम पढ़ रहे थे कि इसके पॉइंट पहले के अंदर हमने देखा कि लवणोद्भिद शैवाल। ठीक है, लवणोद्भिद शैवाल। ठीक है, लवणोद्भिद शैवाल, या इसे अपन कह सकते हैं कि खारे पानी के अंदर पाए जाने वाले शैवाल। ठीक है, ये तो इसके अंदर तो हम पढ़ चुके थे, और इसके एग्जाम्पल भी लगभग मैंने लिखवा दिए थे। तो अगला पॉइंट था आपका अधिपादपीय शैवाल। ठीक है, अधिपादपीय शैवाल का मतलब होता है किसी अन्य प्लांट के ऊपर उगने वाले शैवाल। ठीक है, तो अधिपादपीय शैवाल। ठीक है, अधिपादपीय शैवाल का मतलब होता है किसी अन्य प्लांट के ऊपर उगने वाले पादप। तो इसके भी मैंने एग्जाम्पल लिखवा दिए थे। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना असाधारण प्राकृतिक वास वाले शैवालों के अंदर हमने 2 पॉइंट लिखे थे। तो इसी के अंदर हम अगले पॉइंट्स देखेंगे। पॉइंट नंबर तीसरा। ठीक है, तीसरे पॉइंट का तीसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा क्या है? अधिजानतव शैवाल। अधिजानतव शैवाल। अधिजानतव शैवाल ये किसका भाग है? असाधारण प्राकृतिक वास वाले शैवालों का पॉइंट नंबर तीसरा। अधिजानतव शैवाल का मतलब होता है कि ये जंतुओं के आवरण, यानी कि इनके जो बाह्य जंतुओं का जो बाह्य आवरण होता है उनके ऊपर पाए जाने वाले शैवाल। ठीक है, तो ये शैवाल लिखना इसके अंदर, ये शैवाल मुख्यतः जलीय जंतुओं जैसे मछली, कछुआ,
तथा कछुआ तथा मोलस्क, ठीक है, मोलस्क आदि के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, आदि के ऊपर पाए जाते हैं। तो अधिजंतु शैवाल का मतलब होता है ये शैवाल मुख्यतः जलीय जंतुओं जैसे मछली, कछुआ, मोलस्क आदि के ऊपर पाए जाते हैं। तो हम इनके अंदर इनके एक तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि क्लेडोफोरा की अनेक जातियां होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में इसके अंदर लिख देते हैं क्लेडोफोरा की कुछ जातियां, ठीक है, क्लेडोफोरा की कुछ जातियां, ठीक है। तो अगला पॉइंट अपना रहेगा अंतःजंतुक शैवाल। तो अगला पॉइंट है आपका अंतःजंतुक शैवाल, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, अंतःजंतुक शैवाल। अंतःजंतुक शैवाल देख लेना। इसके पहले वाले पॉइंट के अंदर हमने देखा था कि अधिजंतुक शैवाल यानी कि वे शैवाल जो जलीय जंतुओं जैसे मछली, कछुआ, मोलस्क आदि पर उगते हैं। तो इसी प्रकार हम देखेंगे ये जंतुओं के उत्तकों में पाए जाने वाले शैवाल है, ठीक है। अंतःजंतुक शैवाल का मतलब होता है ये जंतुओं के उत्तकों में, ये जंतुओं के उत्तकों में पाए जाने वाले शैवाल है, ठीक है। उत्तकों में पाए जाने वाले शैवाल है। तो अंतःजंतुक शैवाल यानी कि ये जंतुओं के उत्तकों में पाए जाने वाले शैवाल है, ठीक है। तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल लिखेंगे। पहला है आपका एग्जाम्पल, इसके अंदर लिखना हाइड्रोविरिडिस, ठीक है, हाइड्रोविरिडिस। तथा दूसरा है ओसिलोटोरियसिस या ओसिलोटोरिया, ठीक है। दूसरा है आपका ओसिलोटोरिया, ठीक है। ये हो गए आपके अंतःजंतुक शैवाल के एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 के अंदर देखना परजीवी शैवाल, ठीक है। परजीवी शैवाल पॉइंट से ही पता चलता है कि किस प्रकार के शैवाल होंगे, ठीक है। परजीवी शैवाल का मतलब होता है दूसरे पादपों पर निर्भर रहने वाले शैवाल, ठीक है। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि सबसे पहले तो हम इनके एग्जाम्पल लिख लेंगे। पहला है सिफेल्यूरोस, इसके अंदर एग्जाम्पल लिख लेना। एग्जाम्पल है सिफेल्यूरोस, ठीक है। और दूसरा है आपका क्लोरोकाइट्रियम, ठीक है। दूसरा है आपका क्लोरोकाइट्रियम,
काइट्रियम, क्लोरो काइट्रियम। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे या ये कौन से स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, सुनना कि ये जो सवाल है, यानी कि ये जो सवाल है फर्जी सवाल, तो आपको पॉइंट से ही पता चलता होगा कि ये किस प्रकार के सवाल हैं। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि यह मुख्यतः अन्य पादपों पर निर्भर रहने वाले सवाल हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है सिफेलोरोस, क्लोरोकाइट्रियम, और इसकी डेफिनेशन है यह मुख्यतया अन्य पादपों पर निर्भर रहने वाले सवाल है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पॉइंट नंबर 5। हाँ, एक और बात, इसे रेड रस्ट ऑफ टी नामक रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है? ये वाला जो परजीवी रोग, परजीवी जो शैवाल है, तो वो क्या करता है कि रेड रस्ट ऑफ टी नामक रोग उत्पन्न करता है। तो इसके अंदर हम इसका एग्जाम्पल के रूप में या मेन पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, तो हम इस परजीवी शैवाल के अंदर हम लिख सकते हैं कि ये जो सिफेल्यूरोस जो शैवाल है, ये जो होता है वो क्या करता है, ये क्या करता है कि रेड रस्ट ऑफ टी नामक रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है? रेड रस्ट ऑफ टी नामक रोग उत्पन्न करता है। कौन सा? इसका जो हमने एग्जाम्पल लिखा है परजीवी का, जो सिफेल्यूरोस, ये क्या करता है? रेड रस्ट ऑफ टी नामक रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। ठीक है, तो अगला पॉइंट है अपना 6, सहजीवी शैवाल। सहजीवी शैवाल के अंदर दो मुख्य वर्ग है। पहला है अपना क्लोरोफाइसी व साइनोफाइसी। ठीक है, व साइनोफाइसी, ये इन दोनों के क्या है? वर्ग है। ठीक है, सहजीवी शैवालों के जो वर्ग है। तथा इसके अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें या इसके महत्वपूर्ण उदाहरण कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण देखें तो लाइकेन है। ठीक है, सहजीवी शैवाल का जो महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट उदाहरण है तो क्या है? लाइकेन है। जब हम लाइकेन के बारे में अध्ययन करेंगे उस समय इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर लिखना इसका मुख्य उदाहरण लाइकेन
को माना जाता है। ठीक है, लाइकेन को माना जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम उदाहरण की बात करें, सॉरी एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के अंदर देख लेना, या इनके जो घटक होते हैं, इनके सेवलीय घटक कौन कौन से होते हैं, तो साइनोफाइसी, ठीक है, साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी आदि। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल देख लेना, एग्जाम्पल से नोस्टॉक, ठीक है, नोस्टॉक, और नोस्टॉक के बाद में है ग्लियोकेप्सा। ठीक है, ग्लियोकेप्सा। ठीक है, इसके दो उदाहरण हैं, या एग्जाम्पल से नोस्टॉक और ग्लियोकेप्सा। ठीक है, नोस्टॉक और ग्लियोकेप्सा। तो ये तो हो गया अपना पॉइंट नंबर 6। अगला पॉइंट है अपना पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 के अंदर हिमोद्भिद सेवलों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, हिमोद्भिद का मतलब आप पॉइंट के माध्यम से ही समझ सकते हैं। हिमोद्भिद सेवल यानी कि ठंडे या बर्फीले क्षेत्रों पर पाए जाने वाले शैवाल। ठीक है, ठंडे या बर्फीले क्षेत्रों पर पाए जाने वाले शैवाल। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे बर्फ से ढके हुए, बर्फ से ढके हुए, बर्फ से ढके हुए पर्वतों एवं शिखरों या पर्वत शिखरों पर पाए जाने वाले, शिखरों पर पाए जाने वाले शैवाल। बर्फ से ढके हुए पर्वतों शिखरों पर पाए जाने वाले शैवालों को क्या कहते हैं? हिमोद्भिद। ठीक है, हिमोद्भिद, हिमोद्भिद शैवाल। ठीक है, शैवाल कहते हैं। ठीक है, तो बर्फ से ढके हुए पर्वत शिखरों पर पाए जाने वाले शैवालों को क्या कहते हैं? हिमोद्भिद शैवाल। ठीक है, तो इसके अंदर हम अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके अंदर एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि हिमेटोकोकस निवेल्स, जो हिमेटोकोकस निवेल्स जो शैवाल है, हिमेटोकोकस नामक शैवाल, हिमेटोकोकस नामक शैवाल अल्पाइन तथा आर्कटिक पर्वतों को, पर्वतों को लाल रंग प्रदान करते हैं। कैसा रंग प्रदान करते हैं? लाल रंग प्रदान करते हैं, क्योंकि वहां पर जो
क्षेत्र होता है वो बर्फीला होता है, और ये जो हिमोद्भिद यानी कि ये शैवाल जो होते हैं वो शैवाल किस प्रकार कलर के होते हैं, रेड कलर के। तो इसके रिफ्लेक्शन के कारण वहां का जो पूरा क्षेत्र है वो किस प्रकार का दिखाई देता है, लाल रंग का। ठीक है, तो इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि हेमेटोकोकस नामक जो शैवाल है अल्पाइन तथा आर्कटिक पर्वतों को लाल रंग प्रदान करता है। तो ये जो शैवाल होता है तो इसका जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है। तो उसी की चमक के कारण वो जो क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ होता है तो वो बर्फ से ढके हुए होने के कारण वहां का जो वातावरण होता है तो वो उन क्षेत्र यानी कि उन पर्वतों को लाल कलर यानी कि लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो उसी की वजह से वहां की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कैसी दिखती है, लाल रंग की दिखती है। ठीक है, तो अपना इसके अंदर एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। येलो स्टोनेसिस एग्जाम्पल है, येलो स्टोनोसिस। ठीक है, येलो स्टोनोसिस। दूसरा एग्जाम्पल है, आप लिखना चाहो तो मेसोटेनियम। ठीक है, मेसोटेनियम। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है हिमोद्भिद शैवालों के। ठीक है, येलो स्टोनोसिस और मेसोटेनियम। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पॉइंट नंबर 7। अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 8। ठीक है, तो 8 नंबर पॉइंट के अंदर देखना, सेलोदभिद शैवाल। सेलोदभिद शैवाल देखना, आर्द्र या नमी युक्त क्षेत्रों के अंदर क्षेत्रों में पाए जाने वाले या उगने वाले शैवाल। ठीक है, तो इसके अंदर लिखना आर्द्र चट्टानों पर उगने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं, सेलोदभिद शैवाल। शैवाल कहलाते हैं। ठीक है, शैवाल कहलाते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल लिखना चाहो, एग्जाम्पल है रिवुलेरिया और वॉलवॉक्स। ठीक है, ये वॉलवॉक्स बार बार आ रहा है, लेकिन बात दरअसल यूं है कि इनके जो वर्ग होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि एक ही प्रकार का एग्जाम्पल मैं बार बार यहाँ लिखवा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही शैवाल हर जगह पर पाया जाता है, लेकिन इनके जो वर्ग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए हम इनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पॉइंट नंबर 8। और सॉरी, ये वॉलवॉक्स नहीं है, नोस्टॉक है, सॉरी नोस्टॉक। ठीक है, रिवुलेरिया तथा नोस्टॉक, ये इनके एग्जाम्पल है किसके, सेलोदभिद शैवाल के। ठीक है, तो इसी के अंदर हम अगला पॉइंट है अपना
पॉइंट नंबर 9। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 है थर्मोफाइट्स। थर्मोफाइट्स, ठीक है, थर्मोफाइट्स या इसे तापीय शैवाल भी कह सकते हैं। ठीक है, तापीय शैवाल, तापीय शैवाल भी कहते हैं। ठीक है, थर्मोफाइट्स जिसे तापीय शैवाल भी कहते हैं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि नीलहरित शैवाल की कुछ जातियां, जैसे नीलहरित शैवालों की कुछ जातियां जैसे ओसिलोटोरिया, ब्रीविस, सिनेकोकस आदि, जो इनकी जो जातियां हैं वो उष्ण स्रोतों के रूप में पाई जाती है या उष्ण स्रोतों में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर से हम लिख सकते हैं कि इनकी जो जातियां हैं वो कहाँ पाई जाती है, उष्ण स्रोतों के रूप में पाई जाती है। ठीक है, लिख लेना, इनके एग्जाम्पल लिखा देते हैं, जैसे ओसिलेटोरिया तथा दूसरा है ब्रीविस, सिनेकोकस। ठीक है, ये जो जातियां हैं ओसिलोटोरिया, ब्रीविस और सिनेकोकस, यानी कि ये जो जातियां हैं वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, उष्ण स्रोतों में पाई जाती है। ठीक है, उष्ण स्रोतों या उष्ण स्रोत में पाए जाते हैं। ठीक है, जहां का तापमान कितना होता है, जहां का तापमान लगभग 50 से 70 डिग्री, ठीक है, 50 से 70 डिग्री तापमान होता है, ये वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया, या इसे तापीय शैवाल भी कहते हैं तथा इनके एग्जाम्पल है जैसे कि ओसिलोटोरिया, ब्रीविस, सिनेकोकस उष्ण स्रोत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो तापमान होता है या कितनी डिग्री टेम्परेचर के अंदर ये जीवित रह सकते हैं, तो 50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के अंदर रह सकते हैं। ठीक है, या वहां का जो जल होता है या जल का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 50 to 70% या 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इतने गर्म पानी के अंदर भी ये पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनकी संरचनाओं के बारे में। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है थैलस स्ट्रक्चर या थैलस की संरचना। ठीक है, थैलस की संरचना के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से इनके भाग है, एक कोशिकीय और निवही रूप तथा तंतुरूप, और तंतुरूप के बाद में है पेरेंकाइमी रूप। ठीक है, तो हम इसके पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है, लिख लेना, थैलस स्ट्रक्चर यानी कि थैलस की संरचना।
थैलस की संरचना। ठीक है, थैलेस की संरचना के अंदर हम पहला देखेंगे एक कोशिकीय रूप। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट था। अब इसी पॉइंट के अंदर हम लिख सकते हैं इनके कौन कौन से भाग है। ठीक है, तो इसके 4 भाग है, मुख्यतः 4 भाग कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। राइजोपोडियल एक कोशिक। ठीक है, इसी का पहला पॉइंट है राइजोपोडियल एक कोशिका। ठीक है, राइजोपोडियल एक कोशिका। तथा दूसरा है कशाभिक एक कोशिक। ठीक है, कशाभिक एक कोशिक। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। और तीसरा है सर्पिल तंतुवत। ठीक है, सर्पिल तंतुवत का मतलब तो आप पॉइंट के आधार पर ही समझ सकते हैं। सर्पिल तंतुवत एक कोशिक। ठीक है, सर्पिल तंतुवत एक कोशिक रूप। चौथा पॉइंट है आपका अगतिशील एक कोशिकीय रूप। ठीक है, अगतिशील एक कोशिक रूप। ठीक है, ये तो हो गए आपके एक कोशिकीय रूप के अलग अलग भाग कौन कौन से है। राइजोपोडियल एक कोशिकीय, कशाभिक एक कोशिकीय, सर्पिल तंतुवत एक कोशिक और अगतिशील एक कोशिकीय रूप। ठीक है, तो हम इनके अलग अलग पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो एक कोशिकीय रूप जो है इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसे शैवाल अकोशिकीय यानी कि जो केरोफाइसी तथा फियोफाइसी वर्गों को छोड़कर शेष सभी वर्गों में एक कोशिकीय रूप में पाए जाते हैं, ऐसे शैवालों को क्या कहते हैं, एक कोशिकीय रूप। इसकी हेडिंग लिख सकते हैं ऐसे शैवाल जो केरोफाइसी तथा फियोफाइसी। ठीक है, केरोफाइसी तथा फियोफाइसी। ये जो केरोफाइसी और फियोफाइसी इनके क्या है, 2 वर्गों के नाम है। ठीक है, इन 2 वर्गों को छोड़कर, ठीक है, इन 2 वर्गों को छोड़कर क्या है, इन 2 वर्गों को छोड़कर सभी वर्गों के जो शैवाल होते हैं इन 2 केरोफाइसी और फियोफाइसी, इन 2 वर्गों को छोड़कर सभी वर्गों के शैवाल कौन से होते हैं, एक कोशिकीय रूप के होते हैं। ठीक है, छोड़कर सभी वर्गों के शैवाल क्या है, एक कोशिकीय शैवाल कहलाते हैं। ठीक है, तो
केरोफाइसी और फियोफाइसी इन दोनों वर्गों को छोड़कर बाकी के सभी जो वर्ग हैं वो कौन सी किन कोशिकाओं के बने होते हैं? एकल कोशिका या एक कोशिकीय के बने होते हैं। ठीक है, तो ये केरोफाइसी और फियोफाइसी इन दोनों वर्गों के पादप जो है या इनके अंदर जो शैवाल पाए जाते हैं वो बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है अपना हम बात कर रहे थे थैलस स्ट्रक्चर, यानी कि इसके आगे हमने एक पॉइंट लिखवाया था एक कोशिकीय रूप के अंदर हम देखेंगे कि जो एक कोशिकीय रूप के अंदर देखेंगे कि हमने ये क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम बनाया है। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास इसका हमने डायग्राम बनाया है। तो ये जो डायग्राम है वो एक कोशिकीय रूप का डायग्राम है। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि इनके अंदर बहुत सारी संख्या या मात्रा में इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस या केंद्रक। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस या केंद्रक। ठीक है, तथा ये वाला ये जो हमने डॉट डॉट या काले बीजों के समान जो इनकी जो संरचना दिख रही है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। याद है जब लक्षण या जब इनका मैंने क्लासिफिकेशन तथा उसके परिचय के बारे में बताया था, तब सबसे पहले हमने लिखा था या इनके जनरल कैरेक्टर्स यानी कि सामान्य लक्षण जब मैंने लिखवाए थे उस समय हमने सबसे पहला पॉइंट यही लिखा था कि शैवाल क्लोरोफिल युक्त पादप या पादपों का समूह होता है। ठीक है, शैवाल क्या होता है? क्लोरोफिल युक्त पादप होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। ये जो छोटे छोटे कणों के रूप में है ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो अगला है ये जो एंटीना टाइप संरचना दिख रही है आपको, ये जो एंटीना टाइप संरचना है वो क्या है? फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला। ठीक है, ये जो एंटीना टाइप जो संरचना है उसको क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। ठीक है, फ्लैजिला कहते हैं। तथा ये जो इसका ये वाला भाग है, ये जो नुकीला टाइप, ठीक है, ये वाला भाग जो है इसको क्या कहते हैं? एपिकल पेपिला। क्या कहते हैं? एपिकल पेपिला। ठीक है, या एपिकल पेपिला। तथा ये जो इनकी जो आंखें हैं, ये आंखें या आंखों जैसी संरचना है, हम इसको क्या कहेंगे? ब्लेफेरोप्लास्टर। ठीक है, क्या कहेंगे हम? ब्लेफेरोप्लास्टर। ये जो आंखें जैसी संरचना है इसे हम क्या कहते हैं? ब्लेफेरोप्लास्टर। ठीक है, ब्लेफेरोप्लास्टर। तथा इनकी जो ये वाली जो संरचना है, ये सबसे बाह्य आवरण जो है ये वाली इसको हम क्या कहेंगे? सेल वॉल। ठीक है, क्या कहेंगे? सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। ठीक है,
तो इसके अंदर हमने देखा कि ये जो एंटीना टाइप जो है इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला, तथा ये जो इनका ऊपरी भाग जो है ये वाला, इसे एपिकल पेपिला कहते हैं, तथा ये जो डॉट डॉट यानी कि काले बीजों के समान जो संरचना है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। और ये जो इस प्रकार की बहुत सारे समूहों के अंदर जो है, इनके अंदर जो वो है वो केंद्रकों का जो समूह होता है, क्या होता है, केंद्रकों का जो समूह होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपकी सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ठीक है, तो एक कोशिकीय के इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इनकी जो कोशिकाएं हैं वो सिंगल सेल्स से बनी होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। ठीक है।